गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एनकेएस एकेडमी। चलिए गाइज, आज से हम लोग शीट डिस्कस करते हैं और ये शीट है आईआईटी बैच का, जिसमें हम लोग आपको फुल लेंथ जो शीट आपको प्रोवाइड किया था उसी का डिस्कशन करने वाले हैं गाइज। चलिए एक्सरसाइज 1 में बात करेंगे और गाइज जो शीट डिस्कस करने का जो तरीका होगा, जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे या फिर इजी टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है या जिसके कंसेप्ट बहुत ही आसान है, तो उसे हम लोग थोड़ा हिंट करेंगे और स्किप करेंगे। जो बढ़िया सवाल होगा गाइज उसी को हम लोग पूरे बोर्ड पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइज आते हैं, देखते हैं। तो अभी हम लोग कैपेसिटर का शीट डिस्कस करने वाले हैं और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में कई एक सेक्शन में है, ए बी सी डी ऐसे करके कुछ सेक्शंस हैं और हर सेक्शन पे टॉपिक का नाम गिवन है। तो अगर आप सेक्शन ए को देखें तो इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, नहीं कैपेसिटेंस की जो नॉर्मल डेफिनेशंस हैं, नॉर्मल उसकी जो कहानी है, उसके जो कंडीशंस हैं, उसी पे अपन बात करेंगे। तो चलिए सेक्शन ए पे बात करेंगे। सेक्शन ए में अगर फर्स्ट सवाल को देखें, when 30 microcoulomb charge is given to an isolated conductor of capacitance 5 microfarad। सिंपली है कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। आपको मैंने बताया था कि कोई आइसोलेटेड जो कंडक्टर होता है, स्फेरिकल कंडक्टर, वो भी एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है और उसकी जो कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कंसेप्ट तो याद ही होगा आपको। तो उसी के बारे में इन्होंने बोला है कि उसकी कैपेसिटी 5 माइक्रोफेराड है और उस पर हमने 30 माइक्रोकूलम की चार्ज दे रखा है। फाइंड आउट फॉलोइंग, कुछ क्वांटिटीज है जिसे निकालना है आपको। तो चलिए गाइज पहली सवाल है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई स्फेरिकल कैपेसिटर होती है, इसकी रेडियस कुछ रही होगी यार, इस पे चार्ज दे दिया गया है एंड दैट इज 30 माइक्रोकूलम और जहां तक इसके कैपेसिटी की बात है तो वो 5 माइक्रोफैराड है। क्लियर है गाइज? सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट पार्ट ये है पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। तो बहुत ही आसान है गाइज, V इक्वल्स Q बाई सी होता है, तो कुछ भी नहीं है खास इसमें। सो सब माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, सो V विल बी 6 वोल्ट। अगर इसके सेकेंड पार्ट पे बात करें, सेकेंड पार्ट में एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर। गाइज ये सेंटेंस ही बढ़िया है क्योंकि किसी भी कंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके फील्ड में स्टोर होती है, तो फील्ड इस सरफेस से हमेशा बाहर की तरफ होगी। तो जहां तक एनर्जी की बात है तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है हम सब लोगों को पता है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। सो हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर या क्यू के टर्म में भी आंसर कर सकते हैं। अगर मैं सी की बात करूं तो सी तो इसका गिवन है 5 माइक्रो फैराड, बाद में लिखेंगे। भी यानी 6 का स्क्वायर यानी 36, सो 2 18 90 माइक्रो जूल। क्लियर है गाइस? थर्ड सवाल की बात करते हैं। If this conductor is now connected to another isolated conductor of total charge 50 माइक्रोकूलम, जिस कंडक्टर के बारे में बात कर रहा है उसी टाइप का एक दूसरा कंडक्टर है, आइडेंटिकल है, और उसे हमने टोटल चार्ज दे रखा है 50 माइक्रोकूलम, सेकेंड वाले को। कैपेसिटी ऑफ 10 माइक्रोफेराड, इसकी कैपेसिटी 5 है और उसकी है ऑफ कोर्स 10 माइक्रोफेराड। देन फाइंड आउट कॉमन पोटेंशियल ऑफ बोथ द कंडक्टर। गाइज हमने इसका भी कंसेप्ट दे रखा था, स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट आपको मिला था कि कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, एंड C1 V1 इज द इनिशियल चार्ज, C2 V2 इज द इनिशियल चार्ज ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, C2 V2 इज द इनिशियल चार्ज ऑफ सेकंड कैपेसिटर। क्लियर है गाइज? तो अगर कॉमन वोल्टेज की मैं बात करूं, सो दिस इज C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। बहुत ही सिंपल है। क्या हम इसे Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं और इसी से अपना आंसर आ जाएगा। अगर आप Q1 की बात करें तो उन्होंने दे रखा है स्टार्टिंग में Q1 यानी 30 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड का उन्होंने बोला है 50 माइक्रोकूलम। अब ध्यान से देख लें, और C1 की बात करें तो 5 है और सेकेंड की बात करें तो वो 10 है। सब माइक्रो में है इसलिए माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये वोल्ट ही बचेगा। सो 80 बाई 15, ठीक है, 5 से कट कर लेते हैं, सो 16 बाई 3 वोल्ट। क्लियर है? कॉमन वोल्टेज हो जाएगा थर्ड का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फोर्थ। फाइंड आउट हीट डिसिपेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस ऐसा सवाल क्लास में आपको कराया गया था, डायरेक्ट इसका कंसेप्ट आपको बताया गया था। तो हीट का फॉर्मूला आपको बताया गया था 1/2 C1 C2
C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके की चीज बताई गई थी। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले की C1 C2 सब कुछ आपको पता है, 5 इंटू 10 बाई 5 प्लस 10। तो गाइस ध्यान से देखेंगे, ये भी माइक्रो ये भी माइक्रो, तो माइक्रो स्क्वायर और माइक्रो प्लस माइक्रो माइक्रो, तो एक माइक्रो ऊपर बचा हुआ है। V1 माइनस V2 पहले की जो पोटेंशियल थी, V1 माइनस V2 मतलब पहले की जो कैपेसिटर थी उसकी जो पोटेंशियल थी, अगर इस सवाल में आप अच्छे से देखें तो पहले जो पोटेंशियल थी वो 6 वोल्ट थी। क्या थी? 6 वोल्ट। क्यों 6 वोल्ट थी? क्योंकि हमने इसको देखा है 30 माइक्रो कूलम और 5, तो शुरुआत में इसकी पोटेंशियल कितनी थी? ऑफ कोर्स 6 रही होगी, माइनस बाद में जो पोटेंशियल हो गई है, बाद में जो बाद की नहीं है, ये पहले कंडक्टर की पहले बार पोटेंशियल और दूसरे कंडक्टर की भी पहली पोटेंशियल। तो दूसरे कंडक्टर की जो इनिशियल पोटेंशियल थी, हालांकि उन्होंने दिया नहीं है लेकिन हम लोग बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, V इक्वल्स Q बाई C, और Q 50 है और C 10 है, तो 50 बाई 10 विच इज 5। सो फाइनली वी हैव, ये तो 1 आ जाएगा ऑफ कोर्स, एंड दिस इज व्हाट 25 बाई 15। ठीक है गाइस, इतनी माइक्रो जूल आएगी ना, ये हीट है। सो 5 5 जा एंड 5 3 जा, सो 5/3 माइक्रो जूल हो जाएगा हीट डिसिपेटेड। फाइंड आउट रेशियो ऑफ फाइनल चार्ज ऑन द कंडक्टर। गाइज फाइनल चार्ज की जहां तक बात है तो Q फाइनल, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, ठीक है, फर्स्ट पे डैश में निकाल लेता हूं। सो दिस इज C1 और कॉमन वोल्टेज बहुत ही आसान है। तो C1 तो आपको पता ही है, C1 तो 5 माइक्रो था और कॉमन वोल्टेज हमने निकाल ही लगा हुआ है, यहाँ 16/3 निकाल रखा है। सो दिस इज 80/3 माइक्रो कूलम। और दूसरे की बात मैं करूं, सो दिस इज C2 इंटू कॉमन वोल्टेज भी, एंड व्हाट इज C2? C2 आपको पता है वो 50 है। कितना है? नहीं 50 नहीं है, शायद वो 10 है, हाँ 10 ही है। और V की बात करें तो वो भी हमने देखा ही है 16/3। सो गाइज ये सवाल वाकई कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। जो भी सवाल है बहुत ही आसान है, जब क्लास में हमने डिस्कस करा रखा है। अब गाइज आगे बढ़ते हैं और अब सवालों को थोड़ा छोड़ेंगे भी। अभी तो फर्स्ट सवाल था तो फर्स्ट को मैंने बनाने की कोशिश करी है। गाइज आते हैं अब सेकंड सवाल पे। सेकंड सवाल में बोला गया है A and B are two spherical isolated conductor placed at large distance having radius ratio RA RB 1/2 and charge ratio QA and QB 2:1. Find out following if they are joined by a conducting wire. रेशियो ऑफ फाइनल चार्जेस। रेशियो ऑफ फाइनल चार्ज तो बहुत ही आसान चीज है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास दो अलग अलग कंडक्टर हैं और ऑफ कोर्स दोनों के चार्जेस की जो रेशियो है शुरुआत में वो गिवन है। अगर मैं इस पे QA की बात कर लूं और QB की बात कर लूं, सो QA बाई QB की वैल्यू गिवन है एंड दैट इज 2:1। और ये भी गिवन है, इसकी रेडियस जो है वो RA है और इसकी रेडियस है RB। सो RA और RB की जो रेशियो है वो गिवन है एंड दैट इज 1/2। बस ये चीजें गिवन है। जो डेटा गिवन है पहले उसे नोट कर लीजिए, थोड़ा फील ज्यादा आता है। अब तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अब लास्ट वाला पार्ट में पढ़ते हैं। वो लास्ट वाले पार्ट को पढ़ चुके हैं। बोला गया कि फाइनल जब इसे हम कनेक्ट करेंगे कंडक्टिंग वायर से, किसी भी तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो फाइनल इस पे चार्जेस जो होंगी उनकी रेशियो क्या होगी। तो बहुत ही आसान है गाइज, ये चीज समझिए थोड़ा। अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि Q, सो Q किसी भी समय में क्या होती है, उसकी कैपेसिटी और उस समय की वोल्टेज। तो फाइनली मैं बात करूं, फाइनली जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो भी दोनों की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, दोनों की भी कॉमन हो जाएगी। मतलब इसके लिए भी वही होगी, इसके लिए भी वही होगी, कांस्टेंट माना जाएगा। सो Q इज CB, तो C तो सेम ही रहता है और दोनों का जो कॉमन वोल्टेज होगा गाइस वही देखना है मेन। तो अब देखना यह है कि कैपेसिटी पे डिपेंड करता है पूरा चीज। किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटी। और स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है 4πε0 R इंटू V। गाइज भी दोनों के लिए सेम रहेगा। फाइनल जब दोनों को कनेक्शन करेंगे तब भी दोनों का सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। यानी Q उस समय किस पे डिपेंड करेगी? सीधे सीधे R पे डिपेंड करेगी। तो फाइनली मैं QA बाई QB की बात करूंगा तो वो दरअसल रेडियस के रेशियो की इक्वल होगी। साफ क्लियर है। और रेडियस की रेशियो गिवन है 1:2, तो चार्जेस की भी रेशियो डेफिनेटली 1:2 फाइनली होगी। हालांकि इनिशियली चार्ज की रेशियो क्या थी? 2:1। अब इनिशियल से कोई लेना देना फिलहाल इस सवाल में तो नहीं ही है, पहले वाले में। तो गाइस ये कैसे पता चलेगा कि फाइनल निकाल रहे हैं? तो फाइनल के लिए डैश लगाते हैं। रेशियो ऑफ फाइनल चार्ज डेंसिटीज। अच्छा,
फाइनल चार्ज डेंसिटी। तो गाइज ये तो बहुत आसान है। चार्ज डेंसिटी की मैं बात करूं तो सिग्मा ए और सिग्मा बी, फाइनल है तो डैश लगा लेता हूं, एंड दिस इज व्हाट, उस समय की जो चार्ज होती है वो बटे एरिया यानी 4 पाई उसकी आर स्क्वेयर, कुछ भी कर लेते हैं आर स्क्वेयर, एंड Q2 बी ए कर लेते हैं, इसको ज़्यादा बेटर होगा, एंड Q2 डैश या Q ए कर लेते हैं और Q बी कर लेते हैं, 4 पाई आर बी का स्क्वायर। सो दिस इज़ वेरी इजी, सारा कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो Q ए डैश बाई Q बी डैश नीचे रह जाएगा, ऊपर होगा आर बी, नीचे होगा आर ए का होल स्क्वायर। तो गाइस सब कुछ तो पता है, फाइनल चार्जेज की रेशियो तो हमने पहले निकाल रखा है, दैट इज 1/2, और आर बी बाई आर ए तो पहले से दे रखा है, यानी 2:1 हो जाएगा उलट होकर के 2:1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 4/2 यानी 2:1। तो साफ क्लियर है कि सिग्मा ए डैश और सिग्मा बी डैश की जो वैल्यू होगी वो 2:1 होगी, 2:1। दिस इज क्वाइट इजी। तो आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया। सो अब आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 3 को आप अच्छे से देखें तो इसमें लिखा गया है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट मैं पढ़ रहा हूं, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग 20 into 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल प्लेट विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 8.85 मीटर। गाइस कुछ भी नहीं है सवाल में, डी दे रखा है और एरिया दे रखा है, और सबको आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना था, और करके और फिर हम लोग उसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैपेसिटी बहुत ही आसान होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.85 into 10 की पावर -12। दूसरा सवाल की बात करें इसी की, तो इफ द प्लेट्स कंटेन्स इक्वल बट अपोजिट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 माइक्रोकूलम, ऑफ कोर्स ऐसा होता ही है कि एक पे प्लस होता है और दूसरे पे माइनस होता है, इसमें नया तो कुछ है नहीं। फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो गाइज बहुत ही सिंपल है, उन्होंने पहले इंफॉर्मेशन से कैपेसिटी निकलवा लिया, ठीक है, वो तो आपको पता पड़ ही गया, और दूसरे इंफॉर्मेशन में चार्ज उन्होंने सप्लाई किया है, तो Q²/2C करेंगे तो एनर्जी निकल जाएगा। तो इस सवाल में कुछ खास नहीं है, जस्ट इसको स्किप करते हैं। फोर्थ की बात करते हैं, An air-filled parallel plate capacitor is to be constructed which can store 12 microcoulomb charge when operated at 1200 volt। पहले लाइन से ये पता चल रहा है कि कैपेसिटी कैपेसिटी नहीं है, चार्ज वो स्टोर कर सकता है 12 माइक्रोकूलम, चार्ज हमें गिवन है और वोल्टेज भी गिवन है, चार्ज गिवन है, एंड दैट इज व्हाट 12 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 कूलम, और पोटेंशियल की जहां तक बात है तो वो भी गिवन है, और वो गिवन है 1200 वोल्ट। क्लियर है? व्हाट कैन बी मिनिमम प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, एयर की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन्होंने दे रखा है, ठीक है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर गिवन है, और मिनिमम प्लेट एरिया क्या होगी, मिनिमम प्लेट एरिया क्या होगी। तो गाइस थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, सवाल में क्या घुमाया है। एक चीज आप देखें, अंदर में क्या होगी, एयर, और एयर की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखा है, और मैंने आपको बताया था कि एयर की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर एयर क्या होने जा रही है, जस्ट आयोनाइज होने जा रही है, यानी उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने वाली है, यानी अब वो डायलेक्ट्रिक ना होकर क्या बन गया, कंडक्टर। तो गाइस कॉमन सेंस है कि इसकी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो सकती है उन्होंने तो दे ही दे रखा है, और उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन्होंने दे रखा है, जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 × 10 की पावर 6। तो बहुत ही आसान है गाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इस रीजन में तो हम लोग को पता ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। सो दिस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक की वजह से होता है, तो दोनों की वजह से क्या हो जाएगा फाइनली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो 3 × 10 की पावर 6 हो जाएगी ये। और गाइज सिग्मा की बात करें, सो दिस इज चार्ज बाई एरिया, सो 3 × 10 की पावर 6। अब आपको क्या क्या डेटा पता है वो आप एक बार देख लीजिए, और उसमें कुछ खास है नहीं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता ही है, एरिया निकालना है, और चार्ज शायद गिवन है। सो 12 × 10 की पावर -6 एरिया हमसे पूछा गया है, एंड दिस इज 8.85 × 10 की पावर -12, दिस इज 3 × 10 की पावर 6। सो अगर मैं एरिया को निकालूं तो पूरे डिवाइड करना पड़ेगा। सो 3 से ये 4 चला जाएगा, तो 4 × 10 की पावर -6, और ये हो गया 8.85 × 10 की पावर, अगर आप इसको नीचे लाते हो तो -6 ही रहेगा डेफिनेटली। क्लियर है? आप गुना करोगे तो -6, ये पूरा सा पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो 4/8.85,
गाइज अगर कैलकुलेशन को इजी करना है तो आप अप्रोक्स इसको 9 तो ले ही सकते हो, है ना, 9 अप्रोक्स ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 4/9 मीटर स्क्वायर। क्लियर है गाइज? आप चाहो तो इसको मिलीमीटर वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ खास नहीं होता है इसमें। बहुत ही आसान है, ठीक है गाइज। अब ये तो हो गया, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ खास नहीं। तो गाइज इसमें इस सवाल में मेन क्या था? मेन था डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको पढ़ाया गया है क्लासेस में। चलिए, तो इतना को पहले जल्दी से कॉपी कीजिए। अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। कंटिन्यूअसली सवाल करते रहेंगे, जो सवाल इजी होगा उसको स्किप करेंगे या फिर उसको हिंट करेंगे, ठीक है गाइज? कॉपी कीजिए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आप ध्यान से देखेंगे तो प्लेट ए ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर फील्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट K and the plate B is fixed. If a charge plus Q is placed on the plate A and charge minus Q on the plate B, then find out extension in the spring in equilibrium. Assume plate area is A. गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा आइडिया आपको अलग से लगा होगा इसमें, लेकिन गाइस कोई इसमें खास आइडिया नहीं है। अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, अगर हमने इसको फिक्स्ड कर लिया थोड़ी देर के लिए, इसको हमने फिक्स्ड कर लिया है, तो इसको फिक्स्ड नहीं कर रखे हैं और इसको हमने स्प्रिंग से लगा रखा है, तो इतना तो आपको पता ही है ना कि ये इस साइड में अट्रैक्ट होती है, ये इस साइड में अट्रैक्ट होती है। क्योंकि इसको हमने फिक्स्ड कर रखा है तो ये इस साइड में तो आ नहीं सकती, लेकिन ये वाली इस साइड में चली जाएगी, और इसके वजह से स्प्रिंग क्या होगा? इलोंगेट होगा। ये तो कंफर्म है, स्प्रिंग क्या होगा? इलोंगेट होगा। तो सवाल यही बोला गया है कि इक्विलिब्रियम में आप बताएं कि कितनी इलोंगेशन है, कितनी एक्सटेंशन है स्प्रिंग में। बहुत ही सिंपल सवाल है। अब गाइस सोचो, इक्विलिब्रियम में जितनी फोर्स कैपेसिटर इस साइड में लगा रहा होगा, प्लेट पर इस साइड में जितनी फोर्स लग रही होगी, उतनी ही फोर्स स्प्रिंग इस साइड में लगा रहा होगा। यानी स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लग रही है इक्विलिब्रियम में, वही फोर्स इस प्लेट के द्वारा लग रही होगी। क्लियर है गाइस? और स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स होती है K इंटू उसकी एक्सटेंशन। और जहां तक प्लेट की बात करें तो प्लेट पे जो फोर्स लगता है ना, वो हमने निकाल रखा है गाइस। अगर आपको अच्छे से याद है, अगर Q चार्ज अगर आपको पता है तो ये होता है Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर गाइस? Q²/2A एप्सिलॉन नॉट, यही होता है, ठीक है। अब इतनी चीजें तो हमें पता पड़ गई। अब इससे हमें क्या निकालना है? इससे हमें निकालना है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन तो यही होगी ना। सो व्हाट इज x? सो दिस इज Q²/2KA एप्सिलॉन नॉट। गाइस ये चीज आप देख लीजिएगा, आपको याद होना चाहिए, बहुत ही आसान है ये फोर्स का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। The capacity of an isolated conducting sphere of radius r is proportional to, गाइस बहुत ही आसान है, c is 4 pi epsilon naught r, so c is directly proportional to r, इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। Work done in placing a charge 8 into 10 की पावर -18 कूलम on a condenser of capacity 100 माइक्रोफेराड। 100 माइक्रोफेराड कैपेसिटी है किसी का, और उस पर हमको चार्ज कितनी रख देनी है? 8 into 10 की पावर -18। तो कितनी वर्क होगी? कितनी वर्क तो उस पर रख देनी है, बस क्या करनी है? उस पर रख देनी है। तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है ना, उतनी ही वर्क होगी। तो ऑब्वियसली एनर्जी होती है हाफ ऑफ CV²। बहुत तरीके का एनर्जी होता है, लेकिन यहाँ चार्ज के टर्म में करनी है और कैपेसिटी के टर्म में करनी है। सो Q²/2C कर लेंगे, और Q कितना है वो क्वेश्चन में गिवन है, एंड दिस इज 8 into 10 की पावर -18 का स्क्वायर कर लेना है बाई C, और C को अगर अच्छे से देखें सो C इज व्हाट? 100 माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6। दिस इज 64 इंटू 10 की पावर -36, 10 की पावर -4, ये हो गया 32 इंटू 10 की पावर -32। तो बहुत ही आसान है, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं।
इतनी जूल हो जाएगी। तो गाइस इतनी एनर्जी स्टोर्ड है, किसमें है? कैपेसिटर में स्टोर है। इसका मतलब है कि कोई एजेंट ने जो उस पे चार्ज को लाने में जो वर्क किया होगा इतना ही वर्क किया होगा, क्योंकि उसके द्वारा किया हुआ वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है कि। सो दिस इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन। कुछ खास नहीं है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चर्चा करते हैं। If two conducting spheres are separately charged and then brought in contact, तो कुछ ऑप्शंस है। दो कंडक्टिंग स्फीयर है, उनको सेपरेटली चार्ज किए और फिर कांटेक्ट में लाए। तो गाइज ऑप्शन पढ़ने से पहले हम क्या क्या समझ सकते हैं? अगर दो कंडक्टर है, चार्ज्ड है सेपरेटली, अगर हम उसको पास लाएंगे, ठीक है, तो दोनों की पोटेंशियल कॉमन हो जाएगी। अगर दोनों की साइज सेम है तो सब कुछ कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही दोनों को अगर हम टच करेंगे तो गाइज दोनों की पोटेंशियल तो कॉमन हो ही जाएगी। देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये भी हो जाएगी। तो ये सब कुछ ऑप्शंस होंगे, पढ़ेंगे तो उससे हमें समझ में आ जाएगा। और कुछ और बात है गाइज, इसकी टोटल चार्ज क्या रहेगी? कंजर्व होती है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं, एक साइड से पढ़ते हैं इस पे। द टोटल एनर्जी ऑफ टू स्फीयर इज कंजर्व। नो गाइज, टोटल एनर्जी स्फीयर की कंजर्व नहीं है, क्योंकि बाद में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालोगे और पहले जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालोगे तो उसमें कंजर्वेशन नहीं देखी जाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी किस में चली गई? हीट के रूप में चली गई। टोटल चार्ज ऑफ द टू स्फीयर इज कंजर्व। बिल्कुल गाइज, ये तो सही होगा ही। ऐसे सी और डी भी पढ़ लेते हैं। बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल चार्ज आर कंजर्व। नो गाइज, फाइनल पोटेंशियल इज ऑलवेज द मीन ऑफ ओरिजिनल पोटेंशियल ऑफ द टू स्फीयर। बिल्कुल नहीं गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है, मीन ही होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। सो गाइज कौन सा आंसर सही है? बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द रेडियाई ऑफ टू मेटालिक स्फीयर्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड बोथ कैरी इक्वल चार्जेस 75 माइक्रोकूलम। इफ द टू स्फीयर्स आर शॉर्टेड देन चार्ज विल ट्रांसफर। चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर होगा? शॉर्ट करने का मतलब उनको कनेक्ट किया गया, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, तो चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर होगी? ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और किस चार्ज की बात तो इन्होंने नहीं कहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या सोच के चलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। तो हायर पोटेंशियल कैसे समझेंगे? क्योंकि दोनों पर चार्जेस तो सेम ही डाला गया है, तो ये कैसे पता पड़ेगा? सो गाइज पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो अगर चार्ज सेम है, ये के तो सेम ही होता है, कांस्टेंट है इसलिए, सो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो छोटे स्फीयर की ज्यादा पोटेंशियल होगी और बड़े स्फीयर की कम पोटेंशियल, तो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाएगी, छोटे से बड़े की तरफ। तो छोटे वाला किधर है? बिल्कुल छोटे से बड़े। लेकिन ऑप्शन में गाइज कुछ बोला गया है कि कितनी चार्ज चली जाएगी, कितनी चार्ज चली जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितनी चार्ज चली जाएगी। अच्छा गाइज, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो स्फीयर था, अलग अलग साइज का था। एक की रेडियस अगर आर है तो दूसरे की रेडियस में शॉर्ट में कर लेता हूँ 2r है, क्योंकि एक आर है उसका 2 गुना है, 5 है तो 10 है। और एक पे चार्ज, दोनों पे इक्वल चार्ज था स्टार्टिंग में। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्यू है, मैं क्यू पे कर लेता हूँ, लास्ट में क्यू की जगह पर डालूंगा डेटा, आर की जगह पर भी डेटा डालूंगा। तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगी पहले वो निकाल लेते हैं, इससे बाद में चार्ज पता करने में मदद मिलेगी। अब बाद में चार्ज निकाल लेंगे तो इनिशियल चार्ज में से बाद के चार्ज को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कि कितनी चार्ज ट्रांसफर हुई है। क्या गाइस क्लियर है? सो अगर मैं फाइनल पोटेंशियल की बात करूं, सो आपको पता है ना कैसे निकालते हैं इसको। अच्छा, इसकी कैपेसिटी गाइज अगर C है तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2C। डायरेक्ट बोलता हूं क्योंकि रेडियस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। क्लियर है? ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसका C है तो इसका क्या हो जाएगा? 2C। सो कॉमन पोटेंशियल हो जाता है C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो C1 V1 का मतलब पहले पे चार्ज, C2 V2 का मतलब दूसरे पे चार्ज, C1 प्लस C2 का मतलब C प्लस 2C एंड दिस इज 2Q बाई 3C। तो ये हमने निकाल लिया, ये हमने क्या निकाल लिया? कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया दोनों का। जब गाइस कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया तो अब हम इस पे चार्ज तो निकाल ही सकते हैं, फाइनल चार्ज। तो फाइनल चार्ज निकालेंगे तो इसकी कैपेसिटी और कॉमन वोल्टेज भी, तो C और कॉमन वोल्टेज 2Q बाई 3C, 2QC ये हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा Q का मतलब कितनी चार्ज फ्लो करी है, बहुत ही आसान है। तो ये Q है और ये 2Q बाई 3, सो दिस इज व्हाट? Q बाई 3। इतनी चार्जेस ट्रांसफर हो गई है। और Q तो आपको पता ही है 75 है,
माइक्रोकूलम बाई 3, सो दिस इज 25 माइक्रोकूलम। तो गाइज कितनी चार्जेस ट्रांसफर हो गई है? 25 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम लोअर स्फीयर टू बिगर स्फीयर, बिकॉज लोअर स्फीयर की पोटेंशियल ज्यादा है। तो गाइज इसमें आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी रेडियस वगैरह का यूज नहीं किया, मैंने r और 2r वैसे ही मान लिया, और हमने ये समझा है और जानते भी हम लोग कि किसी स्फीयर का जो कैपेसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तो अगर इसका c लेट करते हैं तो इसका क्या होगा? 2c हो जाएगा। तो उसी से हम लोग का डायरेक्ट ही बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 नंबर सवाल में अगर आप अच्छे से देखें तो टू आइसोलेटेड चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 हैविंग चार्जेस q1 एंड q2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देन देयर इज। गाइज बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जस्ट इसी तरह से है, एक की रेडियस r1 है, एक की रेडियस r2 है, एक पर चार्ज q1 है और एक पर चार्ज q2 है। बहुत ही सिंपल है। तो हमसे पूछा गया है ये पूछा गया है कि क्या हो जाएगा? नो चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नहीं, एनर्जी तो में सिस्टम की एनर्जी में तो पक्का चेंज होती है क्योंकि कुछ लॉस हो जाती है। एंड इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। गाइज इंक्रीज नहीं, हमेशा डिक्रीज होती है। ऑलवेज ए डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑलवेज और डिक्रीज इन द। गाइज ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग के कौन सा अकॉर्डिंग सी भी टिक लगा सकते हो। ऐसे मैं डी पढ़ लेता हूं, ए डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम अंटिल Q1 R2 इक्वल्स Q2। गाइज आप इसको समझिए, लास्ट के दो ऑप्शन है वो एक में बोला जा रहा है, क्लियरली बोला इन्होंने कि ऑलवेज अ डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। गाइज आपने भी तो सोचा होगा कि सर हमेशा तो चार्ज शेयर होगा ही, तो ऑलवेज डिक्रीज ही होगा। गाइज ऐसा नहीं है, ये क्लियरली बोला नहीं गया कि ये चार्जेस इक्वल है या नहीं है, रेडियस इक्वल है। सिंपल Q1 R1 दिया हुआ है, हो सकता है R1 इक्वल्स R2 भी हो जाए। तो गाइज ये चार्जेस शेयर तभी करती है ना जब इनकी पोटेंशियल बराबर नहीं होती है। अगर इनकी पोटेंशियल अगर बराबर हो जाए और ये हो जाए एक्चुअली सो Q1 R2 इक्वल्स Q2 R1, अगर ये हो जाए, अगर ये कंडीशन हो जाती है, सो नो डिक्रीज इन एनर्जी, क्योंकि दोनों की जब पोटेंशियल कॉमन ही है ना गाइस, तो क्यों चार्ज शेयर करेगी? कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है कि यही कंडीशन जब तक वैलिड होगा तब तक चार्ज शेयर नहीं करेगी। ठीक है, सो ऑलवेज डिक्रीज इन एनर्जी, नो। जब ये कंडीशन रहेगा तो कहां से डिक्रीज होगी? कुछ भी नहीं होगा सिस्टम का। सो ए डिक्रीज इन एनर्जी इन द सिस्टम अंटिल Q1, बिल्कुल अंटिल का मतलब तब तक कि जब तक ये कंडीशन फॉलो ना हो जाए, क्या तब तक चार्जेज हमेशा फ्लो करते रहेंगे और कुछ एनर्जी डिक्रीज करता रहेगा? एग्जैक्टली गाइज, यही तो मैं भी बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट आंसर? ऑफ कोर्स डी। सी नहीं होगा, ऑलवेज डिक्रीज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इस सिचुएशन में वो डिक्रीज नहीं करती। आइए 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। A thin metallic plate P is inserted between the plates of parallel plate capacitor C in such a way that। अच्छा गाइज, ये सवाल तो मैंने क्लास में कराया था। इनफाइनाइट हो जाता है ना, क्योंकि एक प्लेट को दूसरे प्लेट से कनेक्ट करने का मतलब हुआ कि हमने दोनों की पोटेंशियल को क्या कर लिया? सेम कर लिया। दोनों की पोटेंशियल को क्या कर लिया? सेम कर लिया। तो C होती है Q बाई डेल्टा V, Q बाई डेल्टा V। Q कुछ होगी लेकिन आपने डेल्टा V को क्या कर लिया? जीरो कर लिया। दो प्लेट को कनेक्ट करने का मतलब दोनों की पोटेंशियल सेम करना। सो C टेंडिंग टू इंफिनिटी। 12 करते हैं। Two parallel metal plates carry charges Q and minus Q. A test charge placed between the plates experiences a force F. The plates are then moved apart so that the separation between them is doubled. The force on the test charge will now be। अब क्या हो जाएगा फोर्स? गाइज तो ये सवाल आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है। पहले कुछ भी सेपरेशन रहा होगा, चार्जेस थी, तो यहां पे किसी टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगा है तो ऑब्वियसली वो फोर्स होती है Q टाइम्स ऑफ E। यानी जो भी चार्ज है, चार्ज तो वही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। और गाइस हम सेपरेशन को अगर बढ़ा दें, सेपरेशन को मैंने 2D कर दिया, 3D कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो क्या उससे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क पड़ेगा क्या गाइस? इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो ई विल नॉट चेंज, ई विल नॉट चेंज। गाइस जब ई चेंज ही नहीं करेगा तो अब नई जब फोर्स निकालेंगे तो क्या क्यू टाइम्स ऑफ ई ही रहेगा? सो एफ विल नॉट चेंज, एफ विल
नॉट चेंज। तो यानी पहले अगर फोर्स F लग रहा था, पहले जो फोर्स अगर F लग रहा था तो अब भी फोर्स क्या लगेगा, F ही लगेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स होती है Q इंटू ई, और E कहां से लाएंगे, दोनों प्लेट के बीच, और हम समझते हैं कि E क्या होता है। ठीक है गाइस। 13 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप द कैपेसिटेंस। का जैसे सवाल क्लास में डिस्कस कराया गया था, आप देख सकते हैं। 13 भी वैसा ही है कुछ, सॉरी 13 ही बात कर रहे थे, और 14 की बात कर लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही है, इसमें कुछ है नहीं। 15 और 16 ये सब क्लास में डिस्कस कराया गया था। ठीक है, 17 कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। Two isolated metallic solid sphere of radius r and 2r are charged such that both of them have the same charge density sigma. The spheres are located far away from each other and connected by a thin conducting wire. Then new charge density on the bigger sphere. गाइज चार्ज की शेयरिंग हो जाएगी और फिर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, वो आप कर सकते हो खुद से। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो चलिए मैं आपको 17 करके बता देता हूँ। एक दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी गाइज सेम ही है, दोनों की सरफेस। अच्छा गाइज ये तो क्लास में मैंने करा रखा है। यस गाइज, ये मैंने क्लास में इस तरह के सवाल करा रखा है। ठीक है, जब बाद में कनेक्ट करते हैं तो फिर बाद में इसका सेपरेशन क्या हो जाएगा, ये क्लास का है। ठीक है, क्लास में आप चीज़ों को देखेंगे। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसको कॉपी कीजिए। आगे बढ़ा जाए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, थोड़ा टाइम को सेव करना चाह रहे हैं गाइज। तो एक्चुअली मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का A एंड B पार्ट अभी सॉल्व किया मैंने। ठीक है गाइज, चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ क्वेश्चन में क्या था। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखें तो इसमें बोला गया है फाइंड द चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। फिगर इधर दे दिया गया गाइज, और इस फिगर को मैंने यहाँ पे बना रखा है, आप देख सकते हैं फिगर यही अच्छे से दिया हुआ था। अब गाइज इस फिगर को देख करके थोड़ा जल्दी फील नहीं आता है कि इसमें कितनी चार्ज, इसमें कितनी चार्ज, कैसे डील करें, थोड़ा मुश्किल लग रहा है देखने में। तो मैंने क्या किया, इस फोटो को एक सिंप्लीफाइड फोटो में कन्वर्ट किया। ठीक है गाइज, एक सिंप्लीफाइड फोटो में कन्वर्ट किया। जस्ट ए मिनट। तो इस फोटो से मैंने एक सिंप्लीफाइड फोटो में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या किया, मैंने अभी सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं था, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट A असाइन किया और एक पॉइंट B असाइन किया। क्लियर गाइस, A पॉइंट A असाइन किया, एक पॉइंट B। अब आप ध्यान से देखें कि अगर ये A पॉइंट है तो ये पूरा का पूरा पॉइंट A हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। अगर ये B है तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, B। अगर ये A है तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, A। इसमें तो कहीं कोई शक की बात है ही नहीं। अब इस पूरे सर्किट को रीड्रॉ करते हैं तो हमें तो 2 ही पॉइंट दिख रही है, सेल के क्रॉस 2 पॉइंट दिख रही है, A एंड B। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट A ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट B ले लिया। अब देखा इस सेल तो 10 वोल्ट की है और वो A और B के बीच है, तो लो सेल बना लिया 10 वोल्ट की A और B के बीच, दिख रहा है। अगर मैं इस 5 माइक्रोफैराड की बात करूं तो ये भी तो A और B के बीच है, और 6 की बात करूं तो ये भी A और B के बीच है। कमाल है भाई, यानी ये वाला भी A और B के बीच है और ये वाला भी A और B के बीच है। क्या गाइस दिख रहा है अच्छे से, बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा। क्या पहले तो पैरेलल नहीं दिख रहा था, लेकिन गाइस क्या ये 6 वाली और 5 वाली क्या पैरेलल है? बिल्कुल है। तो पैरेलल की वोल्टेज क्या होती है, सेम। ओरल सवाल फिर 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, तो इसमें चार्ज कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 6 60, 10 इंटू 5 50, इसमें 60 इसमें 50, तो टोटल चार्ज गई कितनी होगी इन दोनों को जोड़ के, ऑब्वियसली बात है, तो 1110। क्या मेरी बातें क्लियर है? बहुत ही आसान था। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने लिख रखा है गुड क्वेश्चन, ठीक ठाक सवाल है ये, बहुत हार्ड तो नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो दो ए और बी में दो अलग अलग फोटोज हैं। अगर मैं ए की बात करूं तो ए में ये फोटो दिया गया है, ये फोटो इस तरह से। पहले फोटो को समझते हैं, मैं फिर से बना देता हूं। ये इस तरह से फोटो गिवन है, ठीक है, और यहां सेल लगा रखा है। अच्छे से बात कीजिए।
सवाल में दिया गया था कि अगर ये 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है, सेल 2 वोल्ट की है और ये सेल भी 2 वोल्ट की है, तो आप बताएं ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है। ए और बी पॉइंट के बीच कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है। गाइज मैंने इसको कैसे बनाया वो देखिए। मैंने क्या किया, इस सेल के इस साइड में 0 वोल्ट असाइन कर लिया। ऐसा तो बनाने आता है आपको। मैंने क्या कर लिया, 0 वोल्ट असाइन कर लिया। तो अगर ये 0 वोल्ट हो गई लोअर साइड में, तो हायर साइड में 2 वोल्ट हो जाएगी क्योंकि 2 वोल्ट है। अगर गाइज इस सेल के लिए देखें तो इसके लोअर साइड में 2 वोल्ट हो गया, अब असाइन करना नहीं है बल्कि हो गया वो, तो इस साइड में कितना हो जाएगा, 2 अधिक यानी 4 वोल्ट मैंने लिख रखा है। अब गाइज ये 4 है तो डेफिनेटली ये कनेक्टिंग वायर है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इस वाले पॉइंट पर देखते हैं, तो गाइज यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे 2 वोल्ट है। अगर यहाँ की पोटेंशियल निकल जाए तो अपनी काम हो जाएगी। लेकिन कमाल की बात है, अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो इसकी कोई कैपेसिटी नहीं दे रखी है, छोड़ दे दिया गया है। तो हमने क्या लेट कर लिया, थोड़ी देर के लिए सी लेट कर लिया। हमारा मकसद केवल इसकी पोटेंशियल निकाल लेना और दैट्स इनफ। बस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट निकाल लेंगे, यही मेरा मकसद है। तो मैंने इसकी पोटेंशियल x मान लिया। और आपको याद होगा गाइज, जब हम लोग नोड पे बात करते थे, नोडल इक्वेशन की बात करते थे, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल लेट करते थे और इस साइड में चार्ज को ले जाते थे, इस साइड में चार्ज को ले जाते थे, इस साइड में चार्ज को ले जाते थे। याद होगा आपको। अगर इस साइड में Q1 ले गए, इस साइड में Q2 ले गए, इस साइड में Q3 ले गए, तो जाने वाली तो 3 दिख रही है लेकिन आने वाली कोई दिख नहीं रही है। तो किसी भी एक जगह पर, एक पॉइंट पर, एक नोड पे सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल होता है। सो Q1 Q2 Q3 जितनी भी जाने वाली है सबका सम 0। अगर आने वाली होती तो माइनस करके 0 करते। तो ये तो आपको पता है। सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0। व्हाट इज Q1? तो Q इक्वल C भी, यानी C और पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 इंटू 2, वो मैंने कर लिया। यहाँ भी वही है, x माइनस 4 इंटू 2, देख रहे हो। और यहां भी वही है, x माइनस 2 इंटू सी। गाइज कमाल की बात है, c फंसा हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू कट के आ जाती है 2 वोल्ट। कमाल की बात है, कितनी आ जाती है, 2 वोल्ट। मुझे एक पल लगा कि शायद c में फंसेगा, बट फंसा नहीं, वो आ गया 2 वोल्ट। तो गाइज यहाँ का 2 वोल्ट और यहाँ का 2 वोल्ट डिफरेंस कितने का हो जाएगा, ऑब्वियसली 0। तो वो कहीं पे मैंने लिख रखा है। क्लियर गाइज। सिमिलर एक और सवाल है इसमें। एक सवाल बहुत ही आसान है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह की सवाल दे रखी है इन्होंने। सिमिलर है गाइज। कैपेसिटर है, फिर से कैपेसिटर है, और कैपेसिटर है, इस तरह का। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। सेल का वोल्टेज गिवन है। तो गाइज अगर मैं इधर 0 असाइन कर लूं सबके लोअर साइड में, तो 6 वोल्ट अधिक मतलब यहाँ 6, 12 वोल्ट अधिक का मतलब 12, 24 वोल्ट अधिक मतलब यहाँ पे 24 वोल्ट। क्लियर गाइज, ये हमने लिख लिया। अब गाइज आप ध्यान से देखें आप, तो इस तीनों कैपेसिटर को सोचें तो इसके हर एंड पे पोटेंशियल आपको पता पड़ गई। तो 12 पता पड़ गया, इधर का 6 पता पड़ गया, या 24 पता पड़ गया। तो अगर इधर की पोटेंशियल अगर मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूँ, तो यहाँ से कुछ चार्ज आएगी, कुछ चार्ज आएगी, कुछ चार्ज आएगी। हम ऐसा मान लेते हैं Q1, Q2 और Q3। तो तीनों का सम 0 पहले की तरह। अब Q तो निकालने आता है, C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो x माइनस 6 इंटू 4, x माइनस 12 इंटू 2, x माइनस 24 इंटू 1। सो उसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा दिस। तो आपको तो a और b के बीच पोटेंशियल चाहिए था। a का पोटेंशियल तो हमने 0 असाइन किया था, 0 माइनस x, सो दैट वुड बी माइनस 10.28, जिसको आप लगभग क्या लिख सकते हो, माइनस 10.3 वोल्ट। क्लियर है? बहुत ही आसान चीज थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को लगाते हैं। Three uncharged capacitors of capacitance 1, 2 and 3 are connected as shown in figure to one another and to point A, B and D. Potentials of A, B and C are given. A, B and D are given. तो find the potential. गाइज ऐसे सवाल मैंने क्लास में करा रखा था, कुछ भी खास नहीं है इसमें, आप एक बार ट्राई भी मार सकते हो। ऐसा ही है गाइज, कुछ पॉइंट्स दे रखा है A, B, D, जस्ट प्रीवियस बनाया, बस उसी टाइप का सवाल है, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं C1 की बात करूं तो 1 है, ये 1 ले लेते हैं। C2 ये 1 लेते हैं, और C2 की बात करें तो ये है 2, और C3 की बात करें तो ये है 3। और पोटेंशियल है 10, 25, 20।
ठीक है गाइज, 10, 25 और 20, ऐसा ही है गाइज। पोटेंशियल्स गिवन है गाइज और हमें इसकी पोटेंशियल चाहिए, तो बहुत ही आसान है। पहले की तरह क्या मान लो, x मान लो, मान लेता हूं कि यहां से चार्ज q1 गई, यहां से q2 गई, यहां से q3 गई, कुछ भी खास नहीं है गाइज। सो q1 प्लस q2 प्लस q3 वुड बी 0, वही लिखने की कहानी, x माइनस 20 इंटू 3 और x माइनस 10 इंटू 1 और x माइनस 25 इंटू 2 विल बी 0। सॉल्व करेंगे तो 3x एंड x एंड 2x, तो 2 3 5 एंड 1 6x, और इस साइड में जाएगा तो 60 प्लस 10 70 एंड 70 प्लस 50 120, सो x विल बी 20 वोल्ट, 20 वोल्ट गाइस, क्लियर है। तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। A capacitor with a stored energy 4 joule is connected with an identical capacitor, n होना चाहिए, identical capacitor with no electric field in between. Find the total energy stored in the two capacitors finally. तो गाइज इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास टोटल एनर्जी 4 जूल है, टोटल एनर्जी कितनी है 4 जूल सिंगल कैपेसिटर का, और एक दूसरा कैपेसिटर जिसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, मतलब उसका कोई चार्ज ही नहीं होगा, चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब वो अनचार्ज है। तो अब से पूछा गया कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर, फाइनली टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो गाइज इसमें कहीं गिवन नहीं है कि पहले की कैपेसिटी की क्या है, तो हम थोड़ी देर के लिए पहले की कैपेसिटी मान लेते हैं C, और चूंकि इसमें एनर्जी स्टोर है 4 जूल, तो हम लिख सकते हैं दिस इज व्हाट, कुछ भी अगर Q चार्ज स्टोर है इसमें, सो दिस इज Q स्क्वायर बाई 2C, 4 है गाइज। इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन मान ले, सेकेंड बार में हमने इसको कनेक्ट कर लिया, इस पे चार्ज तो शुरुआत में Q थी, इस पे कोई चार्ज थी नहीं गाइज, इसकी कैपेसिटी C है तो इसकी भी डेफिनेटली C ही होगी। तो अब इसकी कॉमन वोल्टेज तो निकाल ही सकते हैं, अब इसकी कॉमन वोल्टेज तो निकाल ही सकते हैं गाइज, ठीक है। और कॉमन वोल्टेज निकाल करके अब आपसे पूछी गई है कि टोटल एनर्जी स्टोर इन द टू, अब इस पे टोटल एनर्जी क्या होगी। अच्छा वो कर लेते हैं, पहले कॉमन वोल्टेज निकालते हैं। सो दिस इज Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, सो Q1 प्लस Q2 तो Q ही हो जाएगा, C1 प्लस C2 यानी 2C हो जाएगा गाइज, बहुत ही सिंपल है। सो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल एंड नाउ द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज व्हाट। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1/2 Q स्क्वायर बाई 2C करोगे, लेकिन Q तो इसका पता बाद में, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा ये पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं पोटेंशियल वाला यूज करते हैं। सो ऐसा करते हैं, हाफ ऑफ C पहले का तो V स्क्वायर, हाफ ऑफ C V स्क्वायर, ऐसे होगा ना गाइस, दोनों की कैपेसिटी सेम ही है और दोनों की पोटेंशियल बाद में सेम ही हो जाएगी। ये इनिशियली है, स्विच को भी फिलहाल ऑफ करते हैं, बाद में दोनों की पोटेंशियल V हो जाएगी और चार्ज का पता नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या हो जाएगा CV स्क्वायर, तो गाइस ये फाइनल एनर्जी है, क्लियर है। अब ये CV स्क्वायर तो CV तो अपने पता है ना Q/2C का होल स्क्वायर, सो दिस इज 1/4 Q स्क्वायर एंड एक C से C कैंसल, सो C आ जाएगा गाइस, ये फाइनल एनर्जी स्टोर है। और गाइस अगर आप अच्छे से देखें तो Q स्क्वायर बाई अगर मैं 2C की बात करूं, सो दैट इज द 4, सो अगर मैं यहाँ पे 1/2 को बाहर कर लूं और Q स्क्वायर बाई 2C की मैं बात करूं, सो दिस इज गोइंग टू बी 4, सो फाइनली वी हैव 2 जूल। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई 2 जूल हो गई। बहुत ही आसान है सवाल, नेक्स्ट सवाल करते हैं। A 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 12 वोल्ट, क्लियर है गाइस। 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, उसे हमने 12 वोल्ट से चार्ज किया, तो चार्ज कितनी आ गई होगी 60 माइक्रोकूलम। द पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी एंड वाइस वर्सा, ठीक है गाइस। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन द कनेक्टिंग वायर, ठीक है गाइस। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस अगर आप अच्छे से देखें तो 12 वोल्ट से हमने किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रखा है, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा, और स्टार्टिंग में जो चार्ज इसमें दे रखे हैं वो है 60 माइक्रोकूलम की, और कैपेसिटी तो डेफिनेटली 5 माइक्रोफैराड का है, ठीक। अब क्या किया हमने, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद इसको हमने कनेक्ट किया, पॉजिटिव प्लेट को, ध्यान रहे पॉजिटिव प्लेट को हमने कनेक्ट किया है निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल, और वाइस वर्सा का मतलब फिर निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। और इस पे उस समय चार्ज कितनी थी 60 माइक्रोकूलम, क्लियर गाइस।
ये जस्ट कनेक्शन से पहले का है, जस्ट ये कनेक्शन अभी t इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन है। जैसे t इक्वल्स टू 0 पर स्विच को जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे तो गाइज कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये सेल आपका है 12 वोल्ट का ही, तो अगर सेल ये 12 वोल्ट का है तो कुछ देर के बाद सेल तो कैपेसिटी इसकी 5 माइक्रोफैराड है गाइज। तो Q इक्वल्स होती है CV, Q इक्वल्स क्या होती है CV, फाइनली की बात मैं कर रहा हूं। तो CV का मतलब 50, तो गाइज ये प्लस है तो कुछ देर के बाद इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर माइनस आ जाएगा। ध्यान से मेरी बात समझेंगे, इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस, इनिशियली यहाँ माइनस और यहाँ प्लस था, तो अब इस पर 50 इस साइड में प्लस आ जाएगा और इस साइड में माइनस आ जाएगा। अब गाइज आप समझिए अच्छे से कि जैसे मैंने इसको कनेक्शन किया तो कनेक्शन के बाद यहां पहले क्या था, पहले गाइज यहां पे कितनी थी, पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गाइज अगर आप, सॉरी मैं कुछ गलत कर गया ना, 60 होना चाहिए था, हम्म 60 होना चाहिए था गाइज, सॉरी। तो 12,560 हो गया। तो गाइज यहां पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि पहले यहां पे -60 था, अगर आप गौर से देखें तो पहले क्या था -60 माइक्रोकूलम गाइज, -60। अब इसमें कितना हो गया +60। इसका क्या मतलब हुआ कि इस पे कितनी चार्ज चली गई गाइज, इस पे कितनी चार्ज चली है, कितनी एक्स्ट्रा चार्ज दौड़ी है। तो ऑब्वियस सी बात है -60 से किसी को +60 होने में पहले तो 60 प्लस आएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 60 एक्स्ट्रा आएगा तभी होगा ना, यानी टोटल कितनी चार्ज आ गई 120। सो 120 माइक्रोकूलम की चार्ज गाइज इससे ऐसे फ्लो करिए ऐसा होने में, क्लियर है गाइज। तो जब हीट जनरेशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, हीट जनरेशन में गाइज हम लोग ये निकालते हैं कि सेल से कितनी चार्ज आ रही है, ये निकालना बड़ा जरूरी है। अब हीट जनरेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वर्क डन बाई सेल होती है, वर्क डन बाई बैटरी, माइनस डेल्टा यू होती है। डेल्टा यू का मतलब अगर आपको याद हो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो वर्क डन बाई सेल कितनी होगी, सेल से तो नेचुरल डायरेक्शन में चार्ज दौड़ी है ना +120, तो गाइज 120 इंटू क्यू इंटू भी होती है 12 माइक्रो में गाइज, दिस इज माइक्रो। इतनी जूल तो सेल ने वर्क कर लिया, माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो गाइज ये भी निकाल ही लेते हैं यहीं पे कहीं। तो अगर मैं इनिशियल एनर्जी की बात करूं सो दिस इज क्यू स्क्वायर बाई 2c, यानी 3600 बाई 2 इंटू 5, यानी 360 बचेगा माइक्रो जूल। और फाइनल एनर्जी की बात मैं करूं गाइज, फाइनल एनर्जी तो फाइनल तो 12 वोल्ट की है सेल और 5 है तो बहुत ही आसान निकालना, या वो तो शुरू में भी हम लोग बड़ी आसानी से निकाल पाते, कुछ भी खास इसमें नहीं है। तो गाइज अभी भी एनर्जी हम निकाले ना तो अभी भी एनर्जी वही दिखेगी आपको। क्यों दिखेगी, क्योंकि चार्जेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, एग्रीगेट चार्जेस वही है, तो अभी भी कैलकुलेशन करो तुम तो एग्जैक्टली वही मिलेगा 360 माइक्रोजूल। कमाल की बात है, अभी भी टोटल एनर्जी में कोई फर्क नहीं हुआ। तो गाइज फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो सेम क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो ये आ गया 1440 माइक्रोजूल। चाहे तो आप इससे ऐसा भी लिख सकते हैं 144 इंटू 10 की पावर -5 जूल। आप ऐसा करें, यहाँ पे 2 0 यहाँ कम करना चाहिए मुझे, 2 0 को मैं कम कर रहा हूँ तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं कम कर रहा हूँ तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। सो 2 0 यानी -3 जूल। और आपको पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं मिली, सो दिस इज इतनी मिली जूल, 1.44 मिली जूल हीट प्रोड्यूस हो जाएगी गाइज। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अगर आप 10 नंबर सवाल को अच्छे से देखें तो इसमें भी गाइज उसी टाइप का सवाल है जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, ठीक है। पहले भी सवाल इस तरह का हम लोग ने कर लिया है, तो गाइज अभी थोड़ा सा जगह नहीं है, पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग 10 नंबर सवाल कर लेते हैं। 10 11 उसके बाद तो आपका सब कुछ रजिस्टर वाला ही है, बीच बीच में कुछ सवाल हैं जो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। पहले आप इसको कॉपी कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, आगे सवालों को देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग को 10 करना था, चलिए ये देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में 5 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। इनिशियली एस इज ओपनड। अच्छा, शुरुआत में एस को ओपन रखा हुआ है एंड ऑल कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड। व्हेन एस इज क्लोज्ड ए स्टेडी स्टेट इज ऑब्टेन। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो गाइस ऐसे सवाल हम लोग स्टेडी स्टेट में ही तो करते हैं। जो भी कैपेसिटर की जो सर्किट होती है और उसमें चार्जेस वार्जेस पूछे जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पूछी जाती है, वो कब पूछी जाती है? वो स्टेडी स्टेट में ही पूछी जाती है। तो चलिए मैं डायरेक्ट सर्किट ही बना लेता हूँ। ये 31 है, ये 7 वोल्ट है, सेल है, और गाइज यहाँ पे M दे रखा है और यहाँ पे N दे रखा है, और ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 4 है। तो आपसे पूछा गया है कि M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है गाइज, M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए जीरो असाइन करके बना लेते हैं सवालों को। ठीक है, या अगर वैसे नहीं बनाते हो तो डायरेक्ट भी तरीके हैं गाइज, बहुत ही डायरेक्ट तरीके से बनाते हैं इसको, इसमें सिंपल ही है। तो चलिए 31 से चार्ज ऐसे जाएगी, मान लीजिए ऐसे चार्ज चली गई, एक ही तो लूप है भाई, एक ही चार्ज होगी, क्यू चार्ज होगी, सब में क्यू होगी। लेकिन गाइज कमाल की बात है कि 31 के साथ ये अलग पोलरिटी में, देखो तो या फिर आपको सर्किट में दौड़ना मैंने सिखाया है, अगर क्यू चार्ज है तो आप यहाँ ए से पकड़ो और ए पे ही चले जाओ, या लूप लॉ यूज कर लो। लूप में दौड़ोगे तो टोटल पहुँचोगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाती है, सम सबकी जो होती है 0 हो जाती है। तो चलो यहाँ से चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो आगे बढ़ते हैं। सो क्यू बाई सी सब में करते चले जाएंगे क्यू, तो फटाफट लिखते हैं गाइज यूजिंग। तो यहाँ से यहाँ आगे बढ़ेंगे तो माइनस क्यू बाई सी, पोटेंशियल घट रही है अगर इस साइड में ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो माइनस क्यू बाई सी, तो माइनस क्यू बाई 4, माइनस क्यू बाई 2, माइनस क्यू बाई 4। अब गाइज यहाँ प्लस से माइनस आ रहे हो तो बड़े से छोटे तो घटाओगे तो -7 हो जाएगा। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं तो माइनस क्यू बाई 6 माइनस, ये कितना है गाइज ये भी देख लेते हैं, ये 1.2 है। सो माइनस क्यू बाई 1.2 और आगे बढ़े तो प्लस 31। क्यों? क्योंकि छोटे से बड़े में जा रहे हैं। पूरे सर्किट के सारे का पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिख लिया फटाफट। अब गाइस इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्यू बाई 4 क्यू बाई 4 क्यू बाई 2 हो जाएगा, माइनस क्यू बाई 2 माइनस क्यू बाई 2, ये सब मिलके क्यू आ जाएगा। सो दिस इज माइनस क्यू। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं गाइज, तो ये आपका हो जाएगा, अगर क्यू बाई 6 में इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 10 क्यू बाई 12। फाइनली 31 में से 7 चला जाएगा तो ऑफ कोर्स 24 हो जाएगा। सो माइनस 24 हो जाएगा गाइस। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 12 एलसीएम होगा, तो माइनस 12 क्यू माइनस 2 क्यू माइनस 10 क्यू विल बी माइनस 24। सो आप देख सकते हैं माइनस 24 क्यू बाई 12 इक्वल्स माइनस 24। तो फाइनली गाइज क्यू विल बी 12 कूलम। तो कुछ भी दम नहीं है। कितनी चार्ज दौड़ रही है? 12। अब m से लेकर के आप n तक दौड़ जाओ, m से लेकर के n तक दौड़ जाओ, आराम से पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाएगा। चलिए चलते हैं। तो Vm ऐसे बढ़ते हैं गाइज, ऐसे। तो चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितनी? Q बाई सी, Q का मतलब 12 बाई सी यानी 4। आगे बढ़ते हैं तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो -7। आगे बढ़ते हैं तो माइनस क्यू बाई सी, क्यू तो आपको पता है 12 बाई सी यानी 6। कहाँ पहुँच गए? एन पे पहुँच गए। ऐसे सवाल क्लास में हमने कराए थे आपको। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो फाइनली वी एम माइनस 12 इक्वल्स वी एन। सो वी हैव वी एम माइनस वी एन इज 12 वोल्ट। क्लियर है गाइस? तो आसान सवाल है, होपफुली आप इसे जरूर बन गया होगा। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 11 लगाते हैं। 11 नंबर सवाल तो बहुत लंबा है बट सवालों में कुछ खास नहीं है। पढ़ते हैं सवाल। द लोअर प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सपोर्टेड ऑन ए रिजिड रॉड, द अपर प्लेट इज suspended from one end of balance. The two plates are joined together by a thin wire. Subsequently disconnected. The balance is then counterpoised. ठीक है। Now a voltage V 5000 volt is applied between the plates. The distance between the plate is D equal 5 millimeter and the area of each plate is something. Find out the additional mass
प्लेस टू मेंटेन द बैलेंस। गाइज बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया नहीं लेकिन बढ़िया जरूर है। थोड़ी सी इसमें टॉर्क बैलेंस करने की बात है। गाइज जो सिचुएशन है अगर आप अच्छे से वाच करो तो यहाँ पे उन्होंने एक बैलेंस लगा रखा है, ठीक है, इसी में वेट डालने की बात वो कर रहे हैं, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रखा है रिजिड सपोर्ट से, ठीक है गाइज। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि उन्होंने यही बोला है कि फाइंड आउट द एडिशनल मास प्लेस टू मेंटेन द बैलेंस, ठीक है, कितना हम एडिशनल मास इसमें डाल दें, ठीक है गाइज, ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या रहे, बैलेंस्ड रहे, पूरा का पूरा सिस्टम क्या रहे गाइज, बैलेंस्ड रहे। शुरुआत में तो चलिए ये तो बैलेंस रहा होगा, और लेकिन जैसे ही गाइज, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें फील्ड अगर प्रोवाइड करेंगे तो एक में पॉजिटिव आएगा और दूसरे में पक्का नेगेटिव आएगा। तो ये वाली प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इतना तो आपको पता ही है। तो ये रिजिड सपोर्ट से है तो ये तो हिलने वाला नहीं है, तो यही नीचे आएगी। अब गाइज ये जब नीचे आएगी तो अगर इसको अगर बैलेंस नहीं करोगे तो ये ऊपर चले जाएगी, क्लियर है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको वेट तो डालना पड़ेगा, एडिशनल कुछ ना कुछ तो वेट डालना पड़ेगा। तो गाइज एडिशनल वेट मान लीजिए एम हमने डाला, तो एम यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही होगी, एम जी। इस जगह पर कौन सी फोर्स लग रही होगी, एम जी। और इस साइड में किसके द्वारा फोर्स लग रहा होगा, डेफिनेटली किसके द्वारा फोर्स लग रहा होगा, इस कैपेसिटर के द्वारा फोर्स लग रहा होगा। तो गाइस अगर आप अच्छे से समझे तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है एफ जो कि कैपेसिटर के द्वारा, और यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, एम जी। अब इस पॉइंट के टुवार्ड्स इनको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा, तो टॉर्क हम लोग पॉजिटिव लेते हैं अगर क्लॉकवाइज वाले को, तो इस वाले को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। सो दोनों टॉर्क को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर जाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। सो क्या करें, एफ इंटू, अगर गाइज ये वाली डिस्टेंस आर है, ये वाली डिस्टेंस आर है, तो एफ इंटू आर विल बी इक्वल टू डेफिनेटली एम जी इंटू आर। कुछ भी खास नहीं है। सो एफ तो आपको पता ही है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में निकालना है तो फोर्स मैंने आपको बता रखा था गाइस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में निकालना है तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी स्क्वायर, नीचे 2 होता है, और ये होता है क्यू स्क्वायर। भी स्क्वायर होता है। सो एम जी गाइस, हर डेटा आपको गिवन है। आपको एडिशनल वेट चाहिए था, एम चाहिए था, तो एप्सिलॉन नॉट ए भी स्क्वायर बाई 2 डी स्क्वायर इंटू जी। बस अब इसको सॉल्व कर लो और मास आप निकाल लो, कुछ भी खास नहीं है। चलो कैलकुलेशन कर ही देता हूँ। 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और एरिया इन्होंने दे रखा है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गाइज क्या करना चाहिए, हमें 10 की पावर माइनस 4 करनी चाहिए, वो मैंने कर लिया। वोल्टेज 5000 है, तो इसका मतलब है कि 5 इंटू 10 की पावर 3 का मुझे होल स्क्वायर करना पड़ेगा। नीचे आते हैं 2 डी स्क्वायर, तो डी यानी सेपरेशन की बात करें तो 5 मिलीमीटर है, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और जी लगभग 10 ले लेता हूँ। अब देखिए बहुत सारा इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन गाइज एक चीज़ देखिए ध्यान से, 5 की स्क्वायर एंड दिस 5 की स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से 4 एंड दिस इज नियर अबाउट 2, सो 4.42 इंटू 10 की पावर देखते हैं, फटाफट देखते हैं गाइज। 3 2 जा 6, माइनस 6 और 10, तो माइनस 5 आ जाएगा नीचे। चलो नीचे तो माइनस 5 है, ऊपर देखते हैं फटाफट गाइज। 3 2 जा 6 एंड दिस, ध्यान से देखो, 3 2 जा 6 एंड 2 8, एंड ऊपर प्लस 8 में से 4 गया, प्लस 4 गाइज, क्लियर है। तो 8 माइनस 4, दिस इज प्लस 4, एंड 12 माइनस 12 गाइज, माइनस 12 है, तो माइनस 12 प्लस 4, सो माइनस 8, ऊपर माइनस 8 हो रहा है गाइज, और नीचे तो आपको पता ही है 10 की पावर माइनस 5 आया ही था। सो फाइनली व्हाट वी गेट हियर, 10 की पावर माइनस 3 इतनी केजी, क्लियर गाइज। 4.42 इंटू 10 की पावर। अब गाइज बहुत ही आसान है, अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 4.42 100 से 1000 से करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इतनी ग्राम। नियर अबाउट गाइज अगर मैं इसे लिखूँ तो 4.5 लिखा जा सकता है, क्योंकि आगे राउंडिंग फिगर वगैरह में देख सकते हैं। तो कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है।
चलिए गाइस आगे देखते हैं। हाँ गाइज, आगे 11 12 की बात मैं करूं तो अगर आप ध्यान से देखते हैं 12 13 सब में रजिस्टर का कंसेप्ट है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, 15 से देख सकते हैं। The plate separation in parallel plate condenser D and plate area A, if it is charged to V volt, then what done in increasing the plate separation to 2D? गाइज अगर कोई पहले D सेपरेशन पे है और अब मैं 2D सेपरेशन कर दूं तो कैपेसिटी बदल जाएगी, तो एनर्जी भी बदल जाएगी। तो आप इनिशियल एनर्जी निकाल लो, फाइनल एनर्जी निकाल लो और डिफरेंस लगा लो, वही वर्क डन होगा सेपरेशन में। इसमें कुछ खास नहीं है, आप खुद से कर लेना, ठीक है। और कैपेसिटी को एप्सिलॉन नॉट A बाई D के टर्म में लिख लेना, हो जाएगा। 16 कर नहीं सकते क्योंकि इसमें रजिस्टर है। 17 की बात करोगे तो 17 में अगर पढ़ोगे अच्छे से तो इसमें दिया गया है दो कैपेसिटर C1 C2 है, उनको V1 V2 से हमने चार्ज कर दिया है और एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी उनके बीच अगर वो पैरेलल में मतलब ऐसे कनेक्ट किया गया है। तो गाइज अगर वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी इसका मतलब है कि दोनों की पोटेंशियल क्या रही होगी, सेम रही होगी, तभी तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। वरना अलग अलग पोटेंशियल होगी तो पक्का कहीं ना कहीं तो चार्जेस तो शेयर हो जाएंगे, तो एनर्जी का तो कहीं ना कहीं लॉस तो होगा ही होगा। तो साफ क्लियर है गाइज कि 17 में दोनों की पोटेंशियल्स क्या होंगी, सेम होगी। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, so a 10 microfarad capacitor is charged to a potential 100 volt. Now it is connected to another uncharged condenser. Common potential reached is 40 volt. The capacitance of, तो गाइज इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंपल फॉर्मूला यूज करो। कॉमन वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है एंड दैट इज व्हाट, अगर मैं चार्ज के टर्म में लिखूं या पोटेंशियल के टर्म में लिखूं, सो क्या होता है गाइज, अगर आपको याद होगा, सो दिस इज Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। क्लियर गाइज, यही होता है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। बहुत ही सिंपल है। और इस सवाल में कॉमन वोल्टेज 40 दे रखा है और पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी 10 है और उसको 100 से चार्ज किया गया है, और दूसरे कैपेसिटी के बारे में उन्होंने कहीं क्लियर नहीं किया है, कहीं कुछ क्लियर नहीं किया है गाइज, और वोल्टेज भी क्लियर उन्होंने नहीं किया है, लेकिन शुरू में वो अनचार्ज है गाइज, तो इसकी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। सो C1 तो आपको पता ही है 10 और दूसरे की पता नहीं है। तो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल था, कुछ भी खास नहीं है इसमें। तो बस इसको सॉल्व करते हैं। सो 400 प्लस 40 C2 दैट इज 1000। सो 40 C2 इक्वल्स 600। सो C2 विल बी 15। बहुत ही आसान है, 15 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट सवाल करते हैं। A parallel plate condenser of capacity C is connected to a battery and is charged to potential V. Another condenser of capacity 2C is connected to another battery and charged to potential 2V. The charging batteries are removed and now the condensers are connected in parallel in such a way that positive plate of one connected to negative plate of other. Final energy of the system. गाइज ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको क्लास में कंसेप्ट भी दे रखा है। अगर आप पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट करते हो, तो फाइनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो फाइनल एनर्जी पक्का कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, चेंज कर जाती है। तो आप इनिशियल एनर्जी निकाल लो, ठीक है गाइज, और फाइनल एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करो, कॉमन वोल्टेज निकालो। और कॉमन वोल्टेज यहाँ पे क्या होगी, याद करो, C1 V1 प्लस C2 V2 नहीं, C1 V1 माइनस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। फाइनल वोल्टेज निकाल लेते हैं, ठीक है गाइज, खुद से करो। फाइनल वोल्टेज C1 V1 माइनस C2 V2 प्लस बाई C1 प्लस C2 कर लो, फाइनल वोल्टेज पता पड़ जाएगा। तो पहले कैपेसिटर की एनर्जी निकाल लोगे सेकंड केस में, और फिर दूसरे की भी निकाल लोगे, वो भी बहुत आसान है। 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी गाइज। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? और जब ऐसा कर लोगे तो फाइनल एनर्जी डायरेक्ट निकल जाएगा, इसमें इनिशियल से कोई लेना देना नहीं है इसमें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं गाइज। 20 two parallel plate condenser of capacity 20 millifarad and 30 millifarad are charged to potential if likely charge plates are connected together then common potential। गाइज ये भी तो वैसे ही है, लेकिन likely charge है, इसका मतलब आपको लिखना है C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। क्लियर है गाइज, ऐसे चीजें मैंने क्लास में बता रखा था। एंड लास्ट कर देते हैं गाइज इस सेक्शन का 21 को अच्छे से देखते हैं। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C0 इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V0। अच्छा, कोई कैपेसिटर है C0, उसकी पोटेंशियल V0 है, V0 से हमने उसको चार्ज करा है और आइसोलेट किया उसको। एक कैपेसिटर C इज देन चार्ज्ड फ्रॉम C0। अच्छा,
तो पहले जो एक कैपेसिटर है गाइज, इसको हमने C0 है और इसको V0 वोल्टेज से चार्ज करके इसको हम सेपरेट कर लिया अलग, और एक दूसरी कैपेसिटर है C, इसको हमने इससे चार्ज किया। पक्का इसको कनेक्शन किए होंगे, ये तो बोला गया। एंड डिस्चार्ज एंड चार्ज अगेन गाइज। कमाल की बात यह है कि हम इसको इसके साथ पहले चार्ज किए, इसको इसके साथ हमने क्या किया, चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद फिर इसको हम डिस्चार्ज कर दिए, सी वाले को ही, ठीक है, क्या कर दिया, चार्ज, डिस्चार्ज कर दिया, और डिस्चार्ज करके फिर से इसको लगाया, फिर से इसकी कुछ चार्ज खाएगी। तो लगातार गाइज ऐसे करते रहना है, करते रहना है, ठीक है। तो कितनी तक करनी है, तो गाइज पहली बार करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम करेंगे तो कितनी चार्ज इस पे और इस पे आ जाएगी। क्लियर गाइज। तो पहली बार में कॉमन पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं, तभी तो चार्ज पता पड़ेगा, क्योंकि कनेक्ट कर रहे हो। तो कॉमन वोल्टेज क्या होगी, कैपेसिटी दोनों की अलग अलग है ना गाइज। तो C1 V0 शुरुआत में कोई चार्ज नहीं थी, तो 0 डिवाइडेड बाई C0 प्लस C। क्लियर गाइज। तो अभी कॉमन वोल्टेज ये थी, क्लियर है, ये कॉमन वोल्टेज। तो अब इस पे कितनी चार्ज हो जाएगी और इस पे कितनी चार्ज अब नई केस में रह जाएगी गाइज। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले की बात करूं तो अब इस पे जो चार्ज हो जाएगी वो होगी C0, तो वही होगी, लेकिन अब वोल्टेज क्या हो गई, कुछ ये हो गई, कॉमन वोल्टेज ये होगी, समझना अच्छे से गाइज। तो ये हो गया C0 स्क्वायर V बाई, ये अब इस पे चार्ज हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं पहले केस के बाद सेकंड पे मैं डैश लिख रहा हूं, बेटर होगा। तो इसकी तो C है और वोल्टेज तो ये है कॉमन वोल्टेज, तो ये इसकी चार्ज हो गई, ठीक है गाइज। ये किसकी चार्ज हो गई, इस पे। तो ये फर्स्ट टाइम के बाद किस चीज है गाइज, फर्स्ट टाइम के बाद। अब इस सवाल को अच्छे से देखो, अब फिर से इस प्रोसेस को हम रिपीट किए, रिपीट करते गए ड्यू टू दिस पोटेंशियल ऑफ द लार्जर कैपेसिटर इज डिक्रीज टू V, द वैल्यू ऑफ C इज। तो गाइज अब ये बोला जा रहा है कि इस प्रोसेस को मैंने n टाइम्स किया, तो ड्यू टू दिस पोटेंशियल ऑफ लार्जर कैपेसिटर इज डिक्रीज टू V, फाइनली इसकी पोटेंशियल कितनी आ गई, फाइनली V0 से डिक्रीज करते गाइज कितनी हो गई, V हो गई, कितनी हो गई, V हो गई। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो फाइनली चूंकि जगह ही नहीं गाइज, तो इस सवाल को ऐसा करते हैं ना, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इस सवाल को मैं आपको सॉल्व करता हूं। इसको यहीं पे छोड़ते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं गाइज, ठीक है। पहले आप इसको कॉपी कीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सवाल को फिर से समझते हैं, कुछ भी खास नहीं था कि अगर एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C0 है और इसको हमने V0 वोल्टेज से चार्ज किया है, और एक दूसरी अनचार्ज कैपेसिटर है C, और इसके साथ सबसे पहली बार हम कनेक्शन किए। कनेक्शन करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर से इसको डिसकनेक्शन कर रहे हैं, और फिर से इसके चार्जेस को हम हटा दे रहे हैं कंप्लीटली, और फिर वापस हटा रहे हैं, फिर वापस उसी तरह से हटा करके फिर चार्ज खत्म करके फिर वापस हटा रहे हैं। तो इसको बार बार कर रहे हैं, और ऐसे प्रोसेस को n बार रिपीट किया गया, और n बार रिपीट करने के बाद लास्ट में कुछ डेटा उन्होंने गिवन है, ड्यू टू दिस पोटेंशियल ऑफ लार्जर कैपेसिटर इज डिक्रीज टू V, मतलब इस कैपेसिटर की जो पोटेंशियल है वो अब कितनी हो गई, V हो गई। लार्जर का मतलब, लार्जर तो कहीं क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन लार्जर का मतलब हम यही समझ रहे हैं कि ये पहले वाला ही होगा, ठीक है गाइज, कहीं इसमें क्लियर नहीं किया गया है। सो ड्यू टू दिस पोटेंशियल ऑफ लार्जर कैपेसिटर इज डिक्रीज टू V, तो गाइज फाइनली इसकी जो पोटेंशियल है वो V हो गई। अभी इनिशियल क्या थी, V0, V कब हो गई, एक प्रोसेस के बाद नहीं, ऐसे n प्रोसेस हुई है उसके बाद। तो गाइज पहली प्रोसेस के बाद की वोल्टेज ये हो जाती है, ठीक है गाइज, पहली प्रोसेस के बाद की वोल्टेज ये हो जाती है। तो दूसरी प्रोसेस के बाद कितनी वोल्टेज होगी वो निकाल लेते हैं, तो एक आइडिया देख लेंगे, फिर n के लिए सोच लेंगे। तो चलिए सेकेंड टाइम की मैं बात करूं, तो सेकेंड टाइम में उस कैपेसिटर को बनाते हैं, तो कैपेसिटी तो बदलती नहीं गई, वो तो वही रहेगी। हाँ, सेकेंड टाइम में वोल्टेज जरूर बदल गई है, और सेकेंड टाइम में जो वोल्टेज बदल गई है वो क्या हो गई गाइज, ये हो गई है। अब कॉमन वोल्टेज ये हो गई है सेकेंड टाइम में, ये वाली, जिसको मैं फर्स्ट बार के बाद को मैं V1 कह रहा हूँ, ज़्यादा फील होगा। तो अब इसकी हो गई है V1, क्लियर है गाइज। और अभी फिर बगल में C वाले को रखा हुआ है अनचार्ज करके,
फिर जब इसको टच करेंगे तो फिर इसकी कॉमन वोल्टेज कुछ और हो जाएगी। तो सेकेंड बार में कॉमन वोल्टेज निकालेंगे तो CV1 इज 0 है, अनचार्ज है, और अब की बार C प्लस C0 फिर वापस। तो C0 गाइज अब थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज V1, या फिर V1 को रहने देते हैं, सबसे लास्ट में डालते हैं। अब सेकेंड टाइम में क्या हो गया गाइज, सेकेंड टाइम में फिर से इसको अनचार्ज कर दिए, अब इसकी कॉमन वोल्टेज क्या रह गई, अभी इसकी कॉमन वोल्टेज तो V1 ही रह गई, V2 रख गई, और फिर इसके साथ हमने C को फिर से कनेक्शन किया, ये थर्ड टाइम की बात हो रही है। तो अब इसकी कॉमन वोल्टेज क्या हो गई, V3 हो गई होगी कॉमन, जब टच करेंगे तो अब क्या करें, C1 V1, और इसको अनचार्ज किया तो ये 0, C प्लस ऑब्वियसली C0। तो गाइस अच्छे से देखें, ध्यान से देखेंगे तो C0, V2 की बात करें, सो व्हाट इज V2, सो दिस इज C0 V1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो C0 स्क्वायर V1 और C प्लस C0 का होल स्क्वायर। क्लियर गाइस, आप देख पा रहे हैं अच्छे से। तो ये कब की है गाइस, ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो तीसरी बार का है लिख रहा हूं। तो तीसरी बार जब मैं लिख रहा हूं तो C0 C प्लस C0 इसका दो पावर आ रहा है, और गाइस ये मैं दूसरी बार लिख रहा हूं तो C0 C वही चीज है, लेकिन इस सब पर पावर कितनी दिखाई दे रही है, 1, और यहां V1। गाइस अगर मैं फोर्थ टाइम करूं तो शायद कुछ आपको फील आ जाएगा, मैं जानबूझ के कर रहा हूं। फोर्थ टाइम में इसकी तो कैपेसिटी C0 ही होगी, और फोर्थ टाइम में अभी इसकी पोटेंशियल V3 हो गई है, और इसको फिर से अनचार्ज हमने किया है। तो अब मैं इसका V4 निकालूं तो क्या होगा, फिर वही बहुत ही सिंपल चीज लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा जानबूझ करके दोहरा रहा हूं। तो अब तो आपको बिल्कुल फील आ गया होगा ना गाइस, V3 को लिखूं तो क्या होगा, वो पूरा लिखूं तो ये C0 का स्क्वायर नीचे C प्लस C0 का होल स्क्वायर इंटू V1। सो फाइनली हम देख रहे हैं कि C0 बाई C प्लस C0 का होल क्यूब इंटू V1। क्लियर गाइस, तो अब तो फील आ गया ना अच्छे से। तो इस तरह से अगर आगे चल के चलें तो nth प्रोसेस के बाद अगर इसके पोटेंशियल को मैं Vn थोड़ी देर के लिए लिखूं तो C0 C प्लस C0 की पावर गाइज 3 होगा या n होगा या n माइनस 1 होगा, एक कम होता है ना, 4 है तो फिर वो देख रहे हो। सो दिस इज V1, और गाइज अब V1 की बारी है, V1 का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, एंड V1 इज व्हाट दिस। तो ये हो गया C0 बाई C प्लस C0 का पावर n माइनस 1, और ये C0 वहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे V0 है एंड डिवाइडेड बाई C0 प्लस C। तो ध्यान से देखिए गाइज, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो C0 यहाँ पे n माइनस 1 और एक पावर तो n बचेगा, C प्लस C0 पर पावर वहाँ 1 है और यहाँ n एक एक बच जाएगा। सो फाइनली वी हैव Vn इज इक्वल टू, ध्यान से देखें तो C0 बाई C प्लस C0 की पावर n, और ये आपको दिख रहा है V0। गाइज ये फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है किसकी, फर्स्ट बड़े वाली कैपेसिटर। और इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि फाइनली उसकी जो पोटेंशियल हो गई है V, फाइनली पोटेंशियल हो गई है V, क्लियर बोला गया फाइनल पोटेंशियल हो गई है V। तो गाइज हम चाहें तो इसको V तो लिख ही सकते हैं, बोला गया है। अब यहां से वो बोल रहे हैं C की वैल्यू क्या होगी, बस गाइज सॉल्व करना है बस। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए अलग कलर से सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं वहां से सॉल्व करने की कोशिश करूं गाइज, मुझे C चाहिए होगा, तो सबसे पहले तो V बाई ये V0 हो जाएगा इक्वल C0 बाई C प्लस C0 की पावर n। अब n को हटाएंगे तो V बाई V0 की पावर 1 बाई n हो जाएगी ना गाइज, और ये हो जाएगा C0 बाई C प्लस C0। अब इसको क्या करते हैं गाइज, उलटते हैं, तो उल्टेंगे तो ये ऊपर और ये ऊपर हो जाएगा ऐसा, तो V0 बाई V की पावर 1 बाई n, और ये C प्लस C0 बाई C0 डिवाइड करते हैं। सो V0 बाई V 1 बाई n इक्वल्स C बाई C0 प्लस 1। तो गाइज यहाँ पे अगर C बाई C0 निकाल लें तो ये हो जाएगा V0 बाई V की पावर 1 बाई n माइनस 1। सो C विल बी C0 V0 की पावर 1 बाई n माइनस 1। तो गाइज ये आंसर होगा, और ऑप्शन देख सकते हैं कि C की वैल्यू क्या है। यस गाइज, B इज द करेक्ट आंसर।
सो होपफुली ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बार बार डालना पड़ रहा है, तो एक दो कर लो फिर आपको फील आ जाती है, कुछ भी खास नहीं है। तो चलिए गाइज, इस तरह से हम लोगों ने सेक्शन बी तक तो कंप्लीट कर लिया। गाइज अब कमिंग वीडियो सेशन में हम लोग सेक्शन सी करेंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो सेशन में।